हेलो दोस्तों, 26 का पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं और उस नए टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, भाग 4 को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसमें वे सभी बातें हैं जो भेदभाव एवं आर्थिक विषमताओं को दूर करती है। आगे देखते हैं दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना और डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान के केवल प्रस्तावना और डीपीएसपी में ही किया गया है। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि इसमें कोई भी संशोधन किया जाए तो न्यायालय में इसके संबंध में कोई अपील नहीं की जा सकती। दोस्तों, गांधी जी के विचार भाग 4 में दिखाई देते हैं। दोस्तों, गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज की अवधारणा दी थी वो भाग 4 में दिखाई देती है और भाग 4 के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। इसलिए गांधी जी के विचार भाग 4 में दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है और अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा वह है जो भाग 3 में है। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 37। दोस्तों, इसमें दो बातें हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है और दूसरी बात है, राज्य नीतियाँ बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य भविष्य में यदि कभी कोई नीति बनाता है तो इन निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा और इन्हें लागू करने संबंधी प्रावधान करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना की जा सके। दोस्तों, अनुच्छेद 38 एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। दोस्तों, इसमें 6 बातें हैं। पहली बात कौन सी है देखते हैं। अनुच्छेद 39A। इसमें क्या है? इसमें स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 39A के तहत यह प्रावधान किया गया है कि स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के राज्य पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद दोस्तों, अनुच्छेद 39B। इसमें क्या है? इसमें सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण किया जाएगा। अगला अनुच्छेद है 39C। अनुच्छेद 39C में क्या है? राज्य आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार से संचालित करेगा कि आर्थिक संसाधनों का जनसाधारण के हितों के विपरीत केंद्रीकरण
न हो सके। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि राज्य आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से बनाएगा कि जो आर्थिक संसाधन है वो जनसाधारण के हितों में उसका प्रयोग हो सके। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 39D। इसमें क्या है? इसमें दोस्तों स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, ऐसी व्यवस्था राज्य के द्वारा बनाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 39E में क्या है? राज्य ऐसी नीतियाँ बनाएगा जिससे स्त्रियों, पुरुषों व बालकों को मजदूरी में ऐसे रोजगार में नहीं जाना पड़े जिसके कारण उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। दोस्तों इस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख किया गया है कि स्त्री, पुरुष और बच्चे उनको ऐसे कार्य में नहीं लगाया जाएगा जिससे उनके स्वास्थ्य पर कोई खतरा हो। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 39F। दोस्तों अनुच्छेद 39F में बालकों को स्वतंत्र एवं स्वस्थ रहने का अवसर मिले, राज्य ऐसी नीतियाँ बनाएगा कि बालक स्वतंत्र एवं स्वस्थ रह सके। अगला अनुच्छेद है दोस्तों 39A। 39A। इसमें क्या है? गरीबों को सम्मान, न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 39A में है कि राज्य गरीबों को सम्मान, न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 40। दोस्तों अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। और दोस्तों जो महात्मा गांधी है, इस महात्मा गांधी के जो विचार है ग्राम स्वराज की अवधारणा, ये अनुच्छेद 40 में ही है। इसके बाद दोस्तों अगला अनुच्छेद देखते हैं अनुच्छेद 41। दोस्तों अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा, ऐसी व्यवस्था राज्य के द्वारा बनाई जाएगी। जैसे कोई बुजुर्ग है, दिव्यांग है, बीमार है, बेकारी है, ऐसी स्थिति में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। भविष्य में ऐसी व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 42। इसमें क्या है? इसमें है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध राज्य द्वारा किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला अनुच्छेद है 43। 43 में क्या है? राज्य लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला अनुच्छेद है 44। नहीं दोस्तों अगला अनुच्छेद है 43 का। इसमें है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। इसके बाद दोस्तों अगला अनुच्छेद है 44 अनुच्छेद 44 में क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये अनुच्छेद 44 में है। और दोस्तों ये अभी चर्चा का विषय भी रहा है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। इसमें क्या है? इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार व उनके बाल्यावस्था की देखरेख। दोस्तों यह व्यवस्था भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21A में भी यह प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। और यही बात अनुच्छेद 45 में है। और दोस्तों जो 11 मूल कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य भी
यह ही है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। 11वां मूल कर्तव्य यही है। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 46। SC, ST व अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। दोस्तों अनुच्छेद 46 में है कि SC, ST व अन्य कोई दुर्बल वर्ग है, इनके आर्थिक हितों व शिक्षा में अभिवृद्धि हो, ऐसा प्रयास राज्य भविष्य में कर सकता है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 47। इसमें क्या है? इसमें राज्य लोक व्यवस्था, पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा। ये प्रावधान अनुच्छेद 47 में किया गया है। दोस्तों अगला नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 48 में किया गया है। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 48 क। अनुच्छेद 48 क में क्या है? राज्य पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा। ये प्रावधान अनुच्छेद 48 क में है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 49। दोस्तों अनुच्छेद 49 में क्या है? राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के लिए नीतियाँ बनाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में है। दोस्तों आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने क्रमानुसार आपको इस टॉपिक का अध्ययन करवाया है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे देखते हैं दोस्तों अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 50। दोस्तों अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। दोस्तों आपको पता है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसलिए अनुच्छेद 50 में यह प्रावधान किया गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक रहेगी। दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51, जो अंतिम अनुच्छेद है। दोस्तों अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। दोस्तों अनुच्छेद 51 में यह प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय संविधान में जो भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। इसके बाद दोस्तों जो DPSP है, मतलब नीति निर्देशक तत्व है, इनकी आलोचनाएं भी की गई है। सबसे पहली आलोचना है KT शाह की। दोस्तों KT शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अतिरेक कर्मकांडी कहा और इसकी तुलना एक बैंक के चेक से की है। इसके बाद है दोस्तों TT कृष्णमाचारी। दोस्तों TT कृष्णमाचारी ने नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का स्थायी कूड़ागर कहा। तो दोस्तों ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।